Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding adjournment sign die. You would see the entire newspaper is filled with bigger issues जो कि पार्लियामेंट में चल रहा है बिकॉज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा इसमें क्या हुआ है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई हुआ है. तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एडजॉर्नमेंट साइन डाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सेकेंड इज पीएम्स विजिट टू कुवैत. इंडिया कुवैत रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स. ठीक है, दोनों जो कंट्रीज है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग एसेस करेंगे. थर्ड इज रिगार्डिंग दी केबल्स, अंडर सी केबल्स. दीज आर अंडर सी केबल्स जो कि हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप वैल्यू एडिशन के लिए भी इसको रख सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. एंड लास्ट इज स्लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन. ये क्या फिनोमिना है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो दीज आर दी 4 न्यूज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डे. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज. स्टॉर्मी विंटर सेशंस एंड अप विद डिसमल आउटपुट. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो दोनों जो पार्टीज है, द पार्टी इन पावर एंड द पार्टी इन अपोजिशन, तो इन दोनों के बीच में देयर इज सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन एंड रिगार्डिंग दी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है उसको लेकर पूरा मतलब एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा ही ये इंसिडेंट हो गया है एंड इट इज़ वेरी वेरी मच इन न्यूज़. आप लोगों को ये समझना होगा. बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वेर एडजर्न. ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ है ऑन फ्राइडे. ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ है फ्राइडे एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉस्टिएस्ट विंटर सेशन. इन हिज कंक्लूडिंग एड्रेस जगदीप धनखड़, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, said that political differences and restore the sanctity of the parliament discourse. राइज अबव द पॉलिटिकल डिफरेंसेस. ठीक है, क्योंकि कुछ तो डेकोरम होता है, हमारे लोकसभा राज्यसभा का कुछ डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ही अर्ज्ड दैट वी शुड राइज अबव द पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड वी शुड रिस्टोर द सैंक्टिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स. और यहाँ पर क्या है कि ओम बिरला जी ने तो काफ़ी स्टर्न वार्निंग जो है वो भी दिया हुआ है अगेंस्ट दी प्रोटेस्टर, जो कि प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं इन दी पार्लियामेंट्री प्रेमिसेस. ठीक है, एंड ये पूरा जो है पूरा जो प्रॉब्लम है दिस इज रिगार्डिंग दी वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शंस के रिगार्डिंग है. द सेशन वाज मार्क्ड बाय डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 75th एनिवर्सरी. नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट वाज मूव्ड बाय opposition against Mr. Dhankar. Opposition noticed to initiate proceedings for impeachment of an Allahabad High Court judge and concluded with slugfest on alleged insult of the architect of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. तो यहाँ पर क्या है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो भी राइज किया गया है इन राज्यसभा अगेंस्ट मिस्टर धनकर. ठीक है, एक इलाहाबाद कोर्ट के जज को भी जो है यहाँ पर रिमूव करने की बात की गई है बिकॉज ऑफ हिज रिमार्क ऑन एन एलिजेड इंसल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर. तो ये बहुत कुछ जो है हमारे पूरे पार्लियामेंट में चल रहा है. ठीक है, पर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एडजॉर्नमेंट साइड है. पर ये सारा प्रॉब्लम्स क्यों चल रहा है, सारा ये जो जो पार्लियामेंट में ये सब जो मोर्चा जो है वो क्यों निकाला जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वन नेशन वन इलेक्शन. वन नेशन वन इलेक्शन के कारण जो है यहाँ पर ये पूरा हो रहा है बिकॉज opposition considers that this is against the federal rule, federal structure के against है, इसीलिए यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगेंस्ट में यहाँ पर ये मोर्चा जो है वो निकाला जा रहा है. इट हैड बिन टेबल्ड इन द लोकसभा, इट हैड बिन पास्ड फ्रॉम द लोकसभा, बट अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ है. एंड यहाँ पर क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन में बिकॉज अपोजिशन हैज़ लेसर पावर्स एंड अपोजिशन आर इन लेसर नंबर, तो उसकी वजह से ये बिल जो है इट हैड बिन पास्ड टू द राज्यसभा, बट अभी राज्यसभा में इसकी रीडिंग्स जो है चल रही है. एंड साथ ही राज्यसभा में जाने से पहले कहाँ जाएगा, ये जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा जो इस पूरे बिल को गो थ्रू करेगा. Only 4 bills were passed in the Lok Sabha and 3 bills were passed in Rajya Sabha. जो दोनों bills है because there are 3 sessions, right? Budget session, monsoon सत्र and winter सत्र. ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन. तो अभी जो है विंटर सेशन चल रहा है, लेकिन इस विंटर सेशन का प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो. लोकसभा का प्रोडक्टिविटी वाज मेयरली 54.5% और राज्यसभा का तो उससे भी कम 40% जो है प्रोडक्टिविटी चल रहा है. एज पर एनालिसिस बाय PRS, विथ ओनली 1 बिल पास्ड इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द टर्म, इट इज द लोएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ लोएस्ट
परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद द लास्ट 6 लोकसभा। सिर्फ 6 महीने में एक ही बिल पास करवा पाए हैं। ये सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस है हमारे लोकसभा का आज तक का। 6 लोकसभा के कंटिन्यूएशन में दिस वाज द लोएस्ट परफॉर्मेंस। Their analysis also shows that question hour did not function in Rajya Sabha for 15 of 19 days. 19 डेज के पूरे कार्यकाल में 15 दिन भी क्वेश्चन आवर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इन लोकसभा इट डिड नॉट फंक्शन मोर देन 10 मिनट्स आउट ऑफ 10 मिनट्स इन 12 आउट ऑफ 20 डेज। 20 दिन में सिर्फ 10-12 दिन हुआ है, वो भी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए नहीं, बिकॉज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, no private member business was transacted in the Lok Sabha and the only one resolution was discussed in Rajya Sabha। तो कुछ बहुत पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एडजॉर्नमेंट साइन डाई के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। एक सिटिंग पार्लियामेंट है, ठीक है, अभी सिटिंग पार्लियामेंट है, टर्मिनेट कैसे हो सकता है? ईदर बाय एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। देयर आर 4 वेज जहां से एक पार्लियामेंट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। एडजॉर्नमेंट हो सकता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो इस केस में हुआ है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, देयर आर 4 वेज इन डिसोल्यूशन कहाँ हो सकता है? इन द केस ऑफ लोकसभा ओनली। ठीक है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट वो होता है जब वर्क जो है वो कुछ स्पेसिफाइड टाइम्स के लिए जो है एडजॉर्नमेंट होता है, जैसे विच में बी आवर्स, जैसे एक ही दिन में 1 घंटे के लिए एडजॉर्न कर दिया गया है, या कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए एडजॉर्नमेंट हो सकता है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या है? इनडिफिनाइट पीरियड के लिए पार्लियामेंट का सिटिंग को स्थगित कर देना। इनडेफिनाइट पीरियड, अभी हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट का सिटिंग कब होगा, बिकॉज एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या करता है? जो पूरा एक इनडेफिनाइट पीरियड तक का जो है सिटिंग को ये रोक देता है। ठीक है, और एडजॉर्नमेंट क्या है? एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या है? When the house is adjourned without naming a day of reassembly। जैसे एडजॉर्नमेंट में क्या बोलते हैं कि आज हम लोग अगले 22 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, आज 21 है, कल 22 तारीख को हम मिलेंगे, तो ये एडजॉर्नमेंट है। हम लोग को पता है कि रीअसेंबल कब होना है, कल होना है। लेकिन एडजॉर्नमेंट जो है ये एडजॉर्नमेंट साइन डाई में देयर इज नो स्पेसिफिक डेट ऑफ रीअसेंबली, इनडिफिनाइट पीरियड के लिए ये स्थगित हो जाता है। द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एज वेल एज एडजॉर्नमेंट साइन डाई इज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो लोकसभा, जो राज्यसभा के या लोकसभा के जो चेयरमैन है, उनके पास है ये पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन तब होता है जब प्रेसिडेंट इशू करते हैं नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। किसी भी सेशन को समन करना और प्रोरोग करना, ये दोनों पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो जब प्रेसिडेंट साहब एक नोटिफिकेशन निकालते हैं प्रोरोगेशन का, तब ये जब बिजनेस का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हाउस जो है वो प्रोरोग हो जाता है। ठीक है, प्रोरोगेशन होता है। और जो एडजॉर्नमेंट साइन डाई है, एंड वो क्या करते हैं, वो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और प्रोरोगेट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट प्रोरोग करते हैं। जब पूरे सेशन का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, सेशन क्या है? बजट, मॉनसून, विंटर, तो ये जब पूरा सेशन का प्रोरोगेशन हो जाता है, जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है, अब जैसे मॉनसून खत्म होगा फिर हम बजट सेशन लाएंगे, तो ये पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोरोगेट जो है वो प्रोरोगेशन कौन अनाउंस करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। और डिसोल्यूशन कौन होते हैं? और लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग कब भी कर सकते हैं? जब ये हाउस सेशन में हो तब भी इसको प्रोरोग किया जा सकता है। और डिसोल्यूशन कब होता है? डिसोल्यूशन जो है इसका सिर्फ लोकसभा पे इम्पैक्ट रहेगा, लोकसभा को ही सिर्फ डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा क्योंकि इट इज अ परमानेंट हाउस, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन जो है पूरे एंटायर लाइफ साइकिल जो है इस एग्जिस्टिंग हाउस का, उसको खत्म कर देता है। फिर अगर डिसोल्यूशन को अगर हटाना है तो न्यू से इलेक्शंस को कंडक्ट करना होगा। ठीक है, डिसोल्यूशन का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है। तो हमने क्या क्या देखा? एडजॉर्नमेंट देखा, कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजॉर्नमेंट साइन डाई कौन करता है? अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में रीअसेंबल होने का टाइम है, दूसरे में रीअसेंबल होने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। तीसरा इज प्रोरोगेशन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा प्रोरोगेशन किया जाता है। सेशन के एंड में भी कर सकते हैं, सेशन के बीच में भी प्रोरोग किया जा सकता है। डिसोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर हाउस का होता है, लोकसभा का होता है। एंड डिसोल्यूशन के बाद आपको न्यू से जनरल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना होता है। तो दीज आर दी 4 थिंग्स जो आपको याद रखना है। पार्लियामेंट का चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कुवैत, इंडिया कुवैत रिलेशनशिप के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जो है वो अभी कुवैत के दौरे पे गए हैं। एंड यहाँ पर क्या है, न्यू दिल्ली और GCC के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कुवैत ऑन December 21 एंड December 22 तक वो कुवैत में है। पहली बार 43 ईयर्स में कोई
प्राइम मिनिस्टर कुवैत के दौरे पे गए हैं। लास्ट कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो आखिरी बार 1981 में गई थी, एंड नाउ प्रेसिडेंट मोदी जो है वो गए हैं, ठीक है। वैसे तो ये जनवरी 2022 को ही होने वाला था, पर ड्यू टू कोविड कंसर्न्स ये कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद अभी 2024 में के एंड में जो है वो मिलने गए हैं। This visit holds very great significance not just for bilateral ties but also for the region, जो कि बहुत ज़्यादा conflict और transition के phase से जा रहा है, because you know the Arab world is constantly marred into war and present war is also ongoing। सीरिया जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा disturbances है after जब बशर al-Assad's government has fallen down, and in the Israel and other regions, Iran also, very conflicting regions, very war driven region। वहाँ पर शांति के लिए ये bilateral relation is very very important and crucial। Mr. Modi has visited all other countries of Gulf Cooperation Council over the past 10 years। 10 सालों में हर कंट्री में वो जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, some more than once, and not having visited Kuwait in as a gap in West Asia engagement। ठीक है, बाकी सारे कंट्रीज में तो GCC के वो उसमें गए हैं, पर वेस्ट एशिया में वो कुवैत जो है 10 साल में वो नहीं जा पाए। The visit aims not only to plug this gap but to also to give a boost rather stagnant ties between the two countries। ये दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर वो कुवैत गए हैं। कुवैत क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला तो बहुत छोटा सा नेशन है, पर तेल के मामले में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में तेल बेचता है, तो कुवैत जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। पर्शियन गल्फ के पास बहुत है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज़ द कंट्री ऑफ कुवैत, ओके, दिस इज़ द कंट्री ऑफ कुवैत, और ये है आपका पर्शियन गल्फ। यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, यहाँ ईरान का देश है, ठीक है। यहाँ से हम हॉर्मुज होकर, गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होकर बिल्कुल इंडिया के मुंबई तक हम इस तेल को ला सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा लोकेशन जो है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, एंड इनका कैपिटल क्या है? कुवैत का कैपिटल इज कुवैत सिटी, ठीक है। कुवैत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंबर है। ये क्या है? यहाँ पर इराक, सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका बॉर्डर्स है। अगर आप देखें इनका बॉर्डर्स किन के साथ है, बॉर्डर इज विथ योर इराक, सऊदी अरेबिया के साथ इनके 2 बॉर्डर है। दिस इज द कंट्री ऑफ इराक एंड दिस इज द सऊदी अरेबिया, एंड ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। दिस इज एंटायरली डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया है, इसीलिए कोई खास बाउंड्री जो है ये शेयर नहीं किया जाता है, और जो उतने टाइटर बाउंड्री नॉर्म्स नहीं है, बिकॉज इट इज डेजर्ट एरिया। इट इज नॉट ओनली मोनार्की इन द रीजन विच हैज एक्सपेरिमेंटेड सक्सेसफुली विद डेमोक्रेसी, ठीक है। ये मोनार्की और डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा एक ब्लेंड का एग्जाम्पल है। ऑन रीजनल इशूज इट हैज जनरली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंड एंड हैज ऑफन बीन इंटरलोक्यूटर इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। तो 2 जो देश है जिनके बीच में मे बी डिफरेंसेस हो, उनके बीच में इंटरलोक्यूशन का काम जो है कुवैत करता है। Kuwait generally has a neutral stance. Generally, it is more interested in its own economy, being the highest, very wealthy country, and इनका जो है most expensive currency भी इन्हीं का है। एक कुवैती दिनार is very very expensive, ठीक है। कुछ इंडियन 350 रुपीज़, 1 रुपये कुवैत के कुछ 350 रुपये के आसपास जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पर 300 रुपये से तो ज़्यादा का ही इनका वैल्यू है। वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उतना कोई मतलब मोनार्की और डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा एक मेल आपको देखने को मिलेगा। इनका वेल्थ क्या है? वास्ट ऑयल रिजर्व, बहुत वास्ट ऑयल रिजर्व्स है, एंड 6 नंबर पे आते हैं ग्लोबली। ग्लोबल जो अगर आप देखें 6 नंबर पे आते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक, ओपेक के भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जो है बहुत बड़ा एक कार्टेल है, ठीक है, कार्टेल है, एंड ये कार्टेलाइजेशन के कारण क्या है, ये बहुत बड़े उसके एक मेंबर है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गैबॉन, अल्जीरिया, बहुत सारी कंट्रीज़ है, ठीक है। इसमें जैसे इसमें कुवैत भी है, कतर भी है, ठीक है। तो ये सारे ओपेक मेंबर कंट्रीज़ है। वेनेजुएला भी इसके ओपेक प्लस का कंट्री है, तो ये उसके वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स थे। पीपल टू पीपल टाइज है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे इंडियन जो है पॉपुलेशन यहाँ पर रहते हैं कुवैत में। बहुत सारे कुवैत में जो है इंडियन वर्कर्स जो है इंडिया जाते हैं, एंड कुवैत में भी ये वर्कर्स के लिए इंडिया इज़ वन ऑफ द रिलायबल सोर्सेज। एज अ स्पेशल जेस्चर्स, अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कुवैत। 2023 में एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है चलाया गया है। अ वीकली रेडियो प्रोग्राम नमस्ते कुवैत हैज़ बीन स्टार्टेड इन कुवैत बाय कुवैत नेशनल रेडियो। 2024 में नमस्ते कुवैत करके एक इंडियन जो चैनल है वो भी चलाया जाता है। एंड 26 स्कूल्स इन कुवैत, ओवर 60,000 स्टूडेंट फॉलो दी CBSE करिकुलम, ठीक है। 26 स्कूल्स में CBSE का भी करिकुलम जो है वो कुवैत में चलता है।
when tragedy struck on June 12 in the form of fire in a residential building in Kuwait, killing over 40 Indians, Kuwait rendered help and repatriated their mortal remains quickly. ठीक है, तो बहुत बड़ा एक ट्रेजिडी भी हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग कुवैत के बिल्डिंग में मर गए थे, पर उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है उसको बहुत तेज़ी से इंडिया में भेजा गया. सो ये है हमारा रिलेशनशिप विद कुवैत, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत. ठीक है, दिस इज़ द कंट्री ऑफ कुवैत. हम अपना कुवैतियों के साथ रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं. स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम केबल नेटवर्क. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम केबल नेटवर्क. ठीक है, ये क्या है, आपके घर में जो वाईफाई है, ठीक है, आपके घर में जो वाईफाई का बॉक्स लगा या जो आप जो सेल्यूलर डेटा यूज करते हैं वही बस वायरलेस है. बाकी सारे जगह को हम क्या से हमने किससे केबल किया है, हमने किससे कनेक्ट किया है, तारों से. केबल से केबल कनेक्टेड रहते हैं, तभी तो वो जो है हमारे वायर जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, वायर के थ्रू होता है. तो हम जो है, और दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव अगर कोई केबल लाइन है दैट इज अंडरग्राउंड बियॉन्ड इन द सी सरफेस में पूरा केबल बिछाया हुआ है. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट कनेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रॉम यूएसए टू यूके विद इन दी एटलांटिक ओशन. एटलांटिक ओशन के नीचे जो है सबसे बड़ा केबल का नेटवर्क जो है वो बिछाया जा रहा है. तो इंडिया में भी अपना अंडर जो इंटरनेट केबल को, जो डिजिटल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अंडर सी केबल्स को लगाया जा रहा है. ठीक है, बहुत सारा हम जो डेटा जो है हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पर क्या है, और इंडिया का जो अंडर सी केबल का जो नेटवर्क है उसको भी हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. 2 न्यू केबल सिस्टम जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया एशिया एक्सप्रेस एंड इंडिया यूरोप एक्सप्रेस. बोथ इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट्स को, इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए और एशिया जो पार्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए ये जो केबल का पूरा सिस्टम है उसको बिछाया जा रहा है. This comes as India takes more active role in discussions around submarine cable security and resilience. ठीक है, तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और हम इम्प्रूव भी करना चाहते हैं इन दी कनेक्टिविटी. वी हैव वन ऑफ दी वेरी नॉट वेरी गुड इंटरनेट कनेक्शन इन द कंट्री. ठीक है, तो हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. एंड बहुत सारे हमारे डेटाबेस है, हमारे यूजर्स भी बहुत सारा है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा रिजिलियंट एक सिक्योरिटी को बिछाना चाहते हैं. बोथ केबल सिस्टम्स क्यूमुलेटिवली ओवर 15,000 kilometers in length are owned by Reliance Jio with strategic investment from China Mobile. ठीक है, तो हमारे 15,000 किलोमीटर का जो केबल कनेक्शन है वो रिलायंस जियो के द्वारा बिछाया गया है. ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जापान, इंडिया और अफ्रीका. ठीक है, ये तीनों जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब जापान, इंडिया इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑब्वियसली, ये तीनों मिलके भी केबल लाइन बिछा रहे हैं. फ्रॉम मुंबई टू साउथ अफ्रीका टू जापान, इस टाइप से एक कनेक्शन जो है पूरा बिछाया जा रहा है. इंडियन एशिया एक्सप्रेस कनेक्ट्स चेन्नई फ्रॉम मुंबई विद सिंगापुर. चेन्नई को मुंबई से और चेन्नई मुंबई को सिंगापुर से कनेक्ट करेगा, थाईलैंड से कनेक्ट करेगा, मलेशिया से करेगा. एंड इंडियन यूरोप एक्सप्रेस जो है ये किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड जिबूती, ये देशों के साथ कनेक्ट करेगा. बहुत सारे केबल्स जो है वो बिछाए जाएंगे, मेनली फ्रॉम मुंबई एंड चेन्नई. मुंबई से चेन्नई और मुंबई और चेन्नई के बीच में जो है केबल्स को बिछाया जाएगा. ऑब्वियसली सी के पास है तो वहाँ से बिछाया जाएगा. द केबल एक्सपेंशंस नॉट ओनली रिफ्लेक्ट ग्रोइंग ट्रैफिक बट ऑल्सो इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस. हमारे जो है बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस है और इसमें ये सब जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इन दिस मॉडर्न एरा. द न्यू केबल सिस्टम bolsters India's defense strategy in terms of resilience of the cable against physical damages, जो कि डिजिटल डिसरप्शंस होते हैं, राइट. जो आपके जो बाकी जो कनेक्टिविटी है उसमें क्या हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, उसमें क्या हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है. बट दिस इज़ वेरी वेरी सेफ मेथड. जो अंडरग्राउंड में जो लगाया जा रहा है दैट इज़ वेरी वेरी सेफ. जो स्ट्रॉन्ग मरीन केबल्स है ये सब क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जो ओशन के फ्लोर पे लगाया जाता है. और ये क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन ये प्रोवाइड कराता है. दे आर लेड डाउन यूजिंग शिप्स दैट आर मॉडिफाइड स्पेशली फॉर दिस पर्पस. ठीक है, ये शिप्स के द्वारा जो है इसको बिछाया जाता है. सिग्निफिकेंस क्या है, दुनिया का जितना इंटरनेशनल आपके जो केबल्स है वो सारे डिजिटल जितना भी आपको मिल रहा है ना वो सब इसी के द्वारा कैरी किया जाता है. जो भी डिजिटल कनेक्टिविटी है वो इन्हीं केबल्स के द्वारा ही कनेक्टेड है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2010 डिस्क्राइब्ड स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम केबल्स को क्या है, डिस्क्राइब किया है, क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिस्क्राइब किया जा रहा है. लेकिन कुछ थ्रेड्स भी है, जैसे फिशिंग है,
फिशिंग करने से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, थ्रेट्स है। एंकर करने से जो है, जैसे हमारे शिप्स को एंकर किया जाता है तो उसकी वजह से कुछ डिसरप्शंस आ सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक अगर आ गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है, मैरीन एनिमल्स अगर कोई फंस गया, उसने अगर डैमेज कर दिया, वेल्स ने अगर डैमेज कर दिया, उस टाइप से। इंडिया हैज़ 17 international SMC is strong maritime cables landing 14 cable landing stations near the 5 cities of coast। तो हमारे कोस्ट के आसपास बहुत सारे ऐसे केबल्स जो है वो बिछाए गए हैं। मुंबई और चेन्नई, अगेन मुंबई और चेन्नई में सबसे ज़्यादा केबल्स जो है बिछाया गया है, ठीक है। इंडिया में डोमेस्टिक सबमरीन केबल भी है, ठीक है, डोमेस्टिक सबमरीन केबल भी है। यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा है, चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड केबल, कैनी इसको हम कहते हैं। चेन्नई से हम अंडमान एंड निकोबार तक भी हमने क्लब बिछाया हुआ है। और एक और है विथ कोची लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, कोची और लक्षद्वीप के साथ भी, तो सारा इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप तक। तो फ्रॉम चेन्नई हम जाते हैं, हमने बिछाया हुआ है टू अंडमान एंड निकोबार, एंड कोची से हमने लक्षद्वीप तक, तो मतलब केरला से हमने लक्षद्वीप तक बिछाया हुआ है, ठीक है। 11 आइलैंड्स को कनेक्ट करके रखा है, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द स्लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो। इंडिया में अभी क्या हम क्या देख पा रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग स्लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। स्लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है व्हाट इट शोज दैट, मतलब ऐसे बोला जाता है कि अगर हमारे प्राइसेस अगर हम इंक्रीज करें ना, फ्रॉम अगर किसी के पास, लेट्स से एक इंसान है, उसके पास क्या है, इफ ही हैज मनी टू बाय, ठीक है, इफ आई हैव लेट्स से 100 रुपीज टू बाय, आई हैव 100 रुपीज टू बाय, नाउ व्हाट विल हैपन इज I would have 100 rupees to buy, I can buy let's say 2 apples, ठीक है, I would buy 2 apples. Now if what happens is, अगर मेरे पास 200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, 200 रुपये हो जाते हैं, नाउ हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, 200 रुपये हो गए हैं। 200 रुपये की वजह से क्या होगा, नाउ आई हैव मोर मनी टू बाय, व्हाट विल हैपन इज आई कैन बाय 4 apples, राइट, आई कैन बाय 4 apples, ठीक है। यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये है, हम 2 एप्पल्स खरीद सकते हैं, 200 रुपये हम 4 एप्पल्स अभी हमारे पास खरीदने का कैपेबिलिटी है, ठीक है, हमारे पास 4 एप्पल्स खरीदने का कैपेबिलिटी है। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है, जब हमारा इंक्रीज हो प्राइस में, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज हो और स्टैग्नेशन हो इकोनॉमी में। ये क्या है, इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास जब एम्प्लॉयमेंट होगा ना, एम्प्लॉयमेंट होगा, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको फिलिप्स कर्व समझना होगा, ठीक है, फिलिप्स कर्व समझना होगा। फिलिप्स कर्व अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊँ, ठीक है, ये वाला सिनेरियो याद रखिएगा, हम उस वाले को सिनेरियो को समझेंगे। फिलिप्स कर्व क्या कहते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ अंडरस्टैंड करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई रहेगा तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट हाई मतलब मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खाना नहीं खरीद पाऊंगी, इन्फ्लेशन कम रहेगा, ठीक है। मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है दैट मीन्स इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, राइट, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा, है कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, नो मनी टू स्पेंड, आई कैन नॉट बाय, therefore inflation will be lesser. This is said in the Phillips curve. In this case stagflation में क्या, इन डिफरेंट केस क्या होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे है खर्चा करने को, देन आई कैन बाय मोर, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। दिस इज फिलिप्स कर्व, ठीक है, ये फिलिप्स कर्व है। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन यहाँ पर क्या कहता है कि इन्फ्लेशन भी हाई है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है और स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, unemployment is very high and stagnant growth। हमने फिलिप्स कर्व में अभी क्या देखा, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, इन्फ्लेशन वेरी लो, इन्फ्लेशन इज वेरी लो, फिलिप्स कर्व ये कहता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन ये बिल्कुल इसी
इसी कॉन्सेप्ट को तोड़ देता है। स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट 1970s के जो 74 में आया था, आई थिंक 74 के आसपास आया था, आफ्टर द ऑयल क्राइसिस दैट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा इमर्ज हुआ था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व क्या कहता था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इन्फ्लेशन कम रहेगा। लेकिन 1974 के आसपास में स्टैगफ्लेशन आया, जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी हाई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्टैग्नेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी वेरी स्टैग्नेंट। तो इंडिया में अभी हम ऐसा, फॉर्मर आरबीआई चीफ चेयरपर्सन जो श्री शक्तिकांता दास है, उन्होंने कहा है कि इंडिया अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग स्टैगफ्लेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, we find ourselves in slow growth high inflation scenario, however inflation is largely on account of food prices। ठीक है, इंडिया क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये याद रखिएगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन वो अगर मैं आप लोगों को उसी सिनेरियो से समझाऊं, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, आई कैन बाय 2 एप्पल्स। नाउ व्हेन आई हैव 200 रुपीज आई कैन बाय 4 एप्पल्स। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। अभी एप्पल के दाम बढ़ जाएंगे बिकॉज मेरे पास तो पैसे ज्यादा है, आई वुड बाय, गो एंड बाय, एंड अदर पीपल ऑल्सो हैज मनी, दे वुड ऑल्सो गो एंड बाय। नाउ ये एप्पल्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड जनरल प्राइस राइज को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। जनरल प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो जब मेरे पास काम ही नहीं होगा, अगर मेरे पास ये 200 रुपए कमाने का कोई सोर्स ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम रहेगा, है कि नहीं। जब मेरे पास इन्फ्लेशन, अगर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आई वुड नॉट गो एंड बाय थिंग्स, राइट। तो इन्फ्लेशन कम रहेगा, ऐसा फिलिप्स कर्व कहता था। ठीक है, ऐसा फिलिप्स कर्व कहता था, बट स्टैगफ्लेशन जो अभी हमने समझा कि बहुत ऑपोजिट ही है उसका। ठीक है, उसका ऑपोजिट ही है कि इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेंट है। समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।